Good morning, students. Today, in my this new video session, I have decided to teach you the first chapter of history for class 10th, and that is nationalism in Europe. Okay? Means in this chapter, we are going to study everything that united the whole Europe. Europe, which was earlier divided into several of empires, fragments of empires. Okay, they came to unify themselves. Okay, and we will study unifications of different places, different region that was in Europe. Okay, so this chapter is all about nationalism. Okay, what we have to study in this chapter, that is nationalism. Okay, what do you mean by nationalism? Nationalism is simply an ideology of a nation state. Okay, ideology of a nation state. It means ideology of a one state, single state system. Okay, in which people will use one language, people will use one standard measure, standard of weight and measure. Okay, they will have one law, they will have one government, everything which will be equal for all of the citizens of that particular nation. Okay, means राष्ट्रवाद. नेशनलिज्म का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद मतलब एक राष्ट्र बनाने की चेतना, एक राष्ट्र बनाने का विचारधारा, जहां पे एक राष्ट्र हो, एक भाषा हो, एक मापन और तौल का एक स्टैंडर्ड नियम हो, करेंसी एक हो वहां की. ओके, सभी सिटीजन्स के लिए एक कानून हो, समान कानून हो, सिमिलर लॉ, सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल द सिटीजन्स. ओके, एंड वेयर ऑल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी समान रूप से कानून के आगे बराबर हो. ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी हाउ डिड दिस सेंस ऑफ नेशनलिज्म, दिस idea of nationalism emerged, okay, and spread throughout the world, and then throughout the Europe, and then the rest part of the world. पहले यूरोप में किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, किस प्रकार से ये भावना आगे बढ़ी, और फिर विश्व के आगे दूसरे हिस्सों में इसने कैसे अपना पांव जमाया राष्ट्रवाद ने. ठीक है, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक में हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, पोलैंड के बारे में, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस, ये सब अलग अलग रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, वैसे तो ये सब शुरुआत, नेशनलिज्म की शुरुआत जो हुई थी, ठीक है, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां से शुरू हुआ था. 17th सेंचुरी से ही लोगों ने नेशनलिज्म के लिए, लिबर्टी के लिए, वन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अपनी लड़ाई, अपना प्रोटेस्ट चालू कर दिया था. ओके, सो नेशनलिज्म का फर्स्ट बेंचमार्क, इफ यू विल think on the first benchmark of nationalism, we will find it initiating from the period of French Revolution. Okay, when French was being ruled by Louis XVI. Okay, Louis XVI शासन कर रहा था फ्रेंच पे. उसी समय due to his despotism, due to his monarch rule, due to his tyranny type of rule, ठीक है, उसके निरंकुश शासन के कारण, तानाशाही के कारण, ओके, इन विच पीपल वेर नॉट इक्वल, केवल कुछ लिमिटेड लोगों को सारी सुख सुविधाएं और सिटीजन माना जाता था. दे वर नॉट हैविंग राइट टू वोट, दे वर नॉट हैविंग राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, राइट टू प्रॉपर्टी. कुछ भी चीज उस समय लोगों के पास नहीं था. तो लोगों ने शुरुआत कर दिया अपने अधिकारों के लड़ाई के लिए, और धीरे धीरे कई ऐसे फिलोसफर्स हुए, कई ऐसे मिडिल क्लास रिफॉर्मिस्ट हुए, ओके,
जिन्होंने नेशनलिज्म की एक भावना को लेकर आए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सच अ ग्रेट थिंकर हु वाज एन आर्टिशियन। ठीक है, जो वैसे आर्टिशियन थे बट वो ग्रेट थिंकर थे, फ्रेडरिक सोरेव। कौन थे? फ्रेडरिक सोरेव। ओके, इनके बारे में हमें चर्चा करना है। क्यों चर्चा करना है इनके बारे में? बिकॉज इन्होंने 1848 में, व्हेन 1848, ओके, 1848 में फ्रेडरिक सोरेव ने, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ही वॉज एन फ्रेंच आर्टिशियन, ओके, ही इमेजिन्ड अ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इन्होंने एक प्रिंट दिया, ठीक है, ही गेव अ प्रिंट। उस प्रिंट में इन्होंने इमेजिन किया कि पूरा जो विश्व है उसमें कहीं भी मोनार्क सिस्टम नहीं है, मोनार्क रूल नहीं है, देयर इज नो मोनार्क रूल, देयर आर नो एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है, वहां पे एक अधिकारवादी नहीं है, एब्सोल्यूटिस्ट जो मानते हो कि सब कुछ पावर हो, सारी सुख सुविधाएं हो, सारी प्रिविलेजेस हो वो एक आदमी के लिए या कुछ सदस्यों के तक सीमित रहे, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि पूरा विश्व जो है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक, ठीक है, रिपब्लिक में बन चुका है और सारे आपस में मिलकर प्यार से रह रहे हैं। उनके इस इमेजिनेशन को क्या कहते हैं? उटोपियन आइडियोलॉजी, उटोपियन विचारधारा, ठीक है, मतलब जहां पे सब एक हों, सिंगल मीन्स यूनाइटेड, ओके, यूनाइटेड हों, एकता वाली विचारधारा, ठीक है, बट दिस वाज नॉट वेरी फैमिलियर, ऐसा लगता नहीं था कि ये संभव है, ठीक है, एक ऐसा कल्पना था विच वॉज बियॉन्ड ह्यूमंस, ओके, बिकॉज एज वी आर फाइटिंग विद ईच अदर इन और अब्रॉड, ठीक है, राज्य से लड़ रहे हैं, देश से लड़ रहे हैं, कई हमने 2 विश्व युद्ध कर लिए, सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है, तो ये सब सिस्टम देखते हुए लगता नहीं है कि उनका उटोपियन आइडियोलॉजी जो यूनिफिकेशन का आइडियोलॉजी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करे। ओके, वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट हिज प्रिंट। ओके, इनके प्रिंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, I will show you the print that he published. ये प्रिंट है जो इन्होंने पब्लिश किया। ओके, you will be also able to see that print in the video. Later I will add the image. इमेज को मैं ऐड करूंगा और उस इमेज को आप देखिए कि इसमें how he have shown the people of Europe and America. He had shown the people of Europe and America marching, okay, in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. Okay, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, इन्होंने फ्रेडरिक सोरेव ने अपने इमेज में, अपने प्रिंट में क्या दर्शाया है? एक कल्पना की है ऐसे विश्व की जिसमें सारे ही देश जो है वो यूनाइटेड हैं, छोटे छोटे संप्रदायवाद में नहीं है या साम्राज्यवाद नहीं है, देयर इज नो मोनार्क, देयर आर नो एब्सोल्यूटिस्ट, ओके, बट देयर आर ओनली रिपब्लिक
एंड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ओके, यूरोप और अमेरिका के लोगों को उन्होंने अपने पिक्चर में आप ध्यान से देखिए क्या है कि यूरोप और अमेरिका के लोगों को उन्होंने एक लंबी कतार में, किसमें, एक लंबी कतार में एक दूसरे के पीछे एक साथ चलते हुए दिखाया है, एक दूसरे के पीछे एक साथ चलते हुए दिखाया है। और साथ ही साथ वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपना रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। व्हाट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? उस समय के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लोग थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट थे, दैट टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट, ओके, दैट टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट, ओके, पर्सोनिफाइड लिबर्टी, लिबर्टी को एक ऐसा लेडी वुमेन के चित्र में माना, ठीक है, पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, लिबर्टी आजादी को क्या माना उन्होंने, एक महिला के चित्र को माना, ओके, हु वाज कैरिंग अ लाइट ऑफ टॉर्च, अ टॉर्च ऑफ लाइट, हु वाज कैरिंग अ टॉर्च ऑफ लाइट and in one hand and in another hand she carried charter of rights of man, okay। उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशनरिस्ट जो थे उन्होंने एक लिबर्टी को एक महिला का रूप माना, ठीक है, इमेजिन किया, उसको पर्सोनिफाइड किया, एक महिला का रूप उन्होंने पर्सोनिफाइड किया, ओके, ओके। आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग इमेजेस, बट आपको बता रहा हूं कि इन्होंने एक हाथ में जो है यहां पे इन्होंने टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, मतलब कि सब लोग एजुकेशन पा चुके हैं, सब लोग ज्ञान पा चुके हैं कि ऑल आर इक्वल, ऑल आर ह्यूमन, वी शैल रेस्पेक्ट ईच अदर, ओके। और एक हाथ में इन्होंने कुछ चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, आदमी के क्या क्या अधिकार होने चाहिए उसका पूरा एक डिटेल यहाँ पे चार्टर एक पूरा उन्होंने पकड़ा हुआ था। उस स्टैचू ने इस प्रकार से उन्होंने लिबर्टी को पर्सोनिफाइड किया, और ये क्या था, लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी, which was later presented to अमेरिका। और ये जो स्टैचू थी, लिबर्टी की जो स्टैचू थी, उसको अमेरिका को प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेडरिक सोर्यू ने 1848 में ऐसा एक प्रिंट बनाया कि काश ऐसा होता कि पूरे विश्व के लोग एक लाइन में, लंबी कतार में एक दूसरे के साथ चलते और होमेज को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपनी होमेज पे कर रहे हैं, रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, और इस तरीके से खुशहाल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ओके। वी कैन सी इन द पिक्चर, आप लोग पिक्चर में देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने पहले सबसे आगे जो दिखाया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के लोगों को और स्विट्जरलैंड के लोगों को सबसे पहले दिखाया है उन्होंने। पिक्चर में ध्यान दीजिए, माइंड इन द पिक्चर दैट एट फर्स्ट ही हैज शोन द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। पहले उन्होंने किसको दिखाया है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, ओके। उन्होंने पहले दिखाया यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इन इस पिक्चर, इसके बाद इन्होंने इनके पिक्चर में क्या दिखाया है कि उस समय तक यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, ठीक है, इन्होंने दिखाया है जो
नेशन स्टेट बन चुके थे पहले से, इसीलिए सबसे आगे इन्होंने रखा है यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड को अपने इमेजिनेशन में, अपने प्रिंट में, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी वर अ नेशन। राष्ट्रवाद वहां आ चुका था और वो एक राष्ट्र बन चुके थे। ठीक है, देन फ्रांस, उसके बाद किसको रखा है? फ्रांस। ओके, उसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके ट्राई कलर से, रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्राई कलर से। ठीक है, उसके बाद जो है जर्मनी के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं जिसको भी हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका जो फ्लैग है जिसमें ब्लैक गोल्ड, रेड एंड गोल्ड, ठीक है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर का बना हुआ फ्लैग लेके जर्मनी आ गए हैं। ठीक है, जर्मनी के बाद जो हम देख सकते हैं ऑस्ट्रिया है। ओके, देन आफ्टर ऑस्ट्रिया सिलिसिस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। ओके, इस प्रकार से सारे देश के लोग अपने अपने राष्ट्र का एक झंडा, राष्ट्र का झंडा मतलब वो आइडेंटिफाई करता है कि वहां पे एक डेमोक्रेटिक रूल आ चुका है, ऑल पीपुल फॉलो वन फ्लैग, वन रूल, वन लैंग्वेज, वन कल्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने प्रिंट दिया। प्रिंट में नेक्स्ट यू कैन सी एट द बॉटम, बॉटम में प्रिंट में देखिए कि कुछ क्राउन्स, ठीक है, मतलब राजा से रिलेटेड चीजें जो हैं ऐसे कचरे में बिखरी पड़ी हुई हैं, फेंका पड़ा हुआ है। ठीक है, राजा का ताजपोशी, राजा का सिंहासन, राजा का मुकुट, ये सारी चीजें जो हैं they are all thrown into garbage, as like garbage. It symbolizes that monarch has been uprooted from whole world. Okay, it symbolizes that monarch has been uprooted from whole world. पूरे विश्व से monarch का, absolutist का, despotism को उखाड़ फेंक दिया गया है। Next you can see in the upper part of the picture, picture के upper part पे देखिए that Christ, other God and Goddess, angels, they are looking to the to the long train of people. वे लोगों की लंबी कतार को देख रहे हैं and they are happy, they are blessing them, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, means God too are accepting and loving to see human being living like this. So this was an whole idea. Okay, The chapter is about nationalism। और ये विचारधारा कब आई, कैसे आई? फ्रांस में तो लड़ाई 1789 में शुरू हो गई है, बट लड़ाई चलते रहा। फ्रांस अभी संपूर्ण नेशन नहीं बन पाया। अमेरिका बन गई, स्विट्जरलैंड बन गया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड दे बिकेम नेशन, बट फ्रांस डिड नॉट। मीनवाइल अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ओके, फ्रेडरिक Soriot in 1848 created an imagination, a print of his imagination in which he gave an idea to whole world. ये पूरे विश्व को एक संदेश देने के लिए था कि हमें कैसा राष्ट्र होना चाहिए, हमें कैसा विश्व चाहिए। Okay, in which he imagined the people of different countries, United States, Germany, France, Austria, Poland, Hungary, Italy and many more. Okay, walking behind each other, and they were being led by United States of America because they have already became a nation state by that time. Okay, and all the monarch system has been thrown away. Okay, no despotism, no tyranny, no monarch, okay, no dictatorship, only liberty. Okay, and this was being blessed by God too. भगवान की भी यही इच्छा है, उसमें ये दर्शाया गया है। सो एक विचारधारा देने के लिए बहुत ही सुंदर प्रिंट जो बहुत फेमस हुआ उसको बनाया, ओके, फ्रेडरिक सोरियो ने। गॉट इट? सो दो वर्ड्स इसमें आए हैं, अब्सोल्यूटिस्ट एंड उटोपियन।
उटोपियन एक ऐसा देश, ऐसा विश्व जिसमें सारे विश्व जो है वो एकत्व में बंधे हुए हैं, दे आर यूनाइटेड एंड दे आर बाउंड इन वननेस विच इज nearly impossible, ऐसा लगता है कि impossible है. Absolutist means those kings, those individuals, those group of people who try to keep the power in their hand only, okay, who deprive the other people with their rights, with their lives, with their food, with their education, etc. okay, and they ruled them as a dictatorship, okay. मिलिट्री का यूज करके डिक्टेटरशिप की तरह, तानाशाह की तरह शासन करना, दे आर कॉल्ड एब्सोल्यूटिस्ट. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जो फ्रेडरिक सोर्यू का जो प्रिंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है इसके सारे पहलुओं को, बिकॉज सीबीएसई एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जरूर रेज होते हैं. सो प्लीज कंसिडर इट वेरी केयरफुली. ओके, नेक्स्ट अब हम इसकी जर्नी को शुरू करेंगे, इसकी यात्रा को शुरू करेंगे कि नेशनलिज्म की जर्नी कहां से चली, कहां रुकी, कहां जाके खत्म हुई. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ नेशनलिज्म एंड वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग 17th century, we all know that during 17th century journey started in France. ओके, फ्रांस में ये जर्नी शुरू हुआ. कैसे शुरू हुआ? 9th क्लास की बातों को आप याद कीजिए. दैट एट दैट टाइम इन 1789 फ्रांस वाज बीइंग रूल्ड बाय अ monarch. There was monarch system and the king was King Louis XVI. King was King Louis XVI. He was not a good king. People did not like him. Okay, because he had made such an idea, he had made such a law in which he had divided France between 3 societies. 3 सोसाइटियों के बीच में पूरे फ्रांस को उसने बांट के रखा था. एक है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास स्टेट. फर्स्ट क्लास स्टेट जो नोबिलिटी लोग थे, ठीक है. सेकंड क्लास क्लर्कियल लोग थे. थर्ड क्लास नॉर्मल पीजेंट्स, फार्मर, वर्कर, शॉपकीपर, ओके, कॉमन पीपल एक्सेट्रा. फर्स्ट क्लास एंड थर्ड क्लास एंजॉयड एवरी राइट. उनको सारे अधिकार थे, ठीक है. They enjoyed every right and did not pay a little tax. थोड़ा भी टैक्स नहीं पे करते थे. नंबर में बहुत कम थे वे लोग. फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास were less in number, but still they ruled the mass level of third class. Whole mass level of third class. आपको डेमोग्राफी पता होगा फ्रांस का उस समय कैसा था, ठीक है. 2% में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लोग थे, मतलब नॉबल्स और कलरगी मैन. रेस्ट ऑफ द 98% में थर्ड क्लास के लोग थे. ओके, थर्ड क्लास के लोग थे. पीजेंट्स, ठीक है, फार्मर, वर्कर, कॉमन पीपल एक्सेट्रा. बट इस दोनों में कौन थे? नॉबल्स और क्लर्गी थे, ठीक है. क्लर्गी, नॉबल्स एंड क्लर्गी. They were less in number, but they ruled on this 98% of French population. Okay, they enjoyed every rights, but they did not pay a single penny of tax. एक भी रत्ती टैक्स का पे नहीं करते थे. 98% को पूरा टैक्स पे करना होता था. ओके, 98% को पूरा टैक्स पे करना होता था. ऊपर से इनके पास अधिकार भी नहीं था, प्रॉपर शिक्षा नहीं, प्रॉपर हेल्थ नहीं, कुछ भी नहीं. इस प्रकार का शासन किंग लुइस वहां चलाता था. वोट का अधिकार नहीं, अपना राजा चुनने का अधिकार नहीं. किंग लुइस हमेशा के लिए अपने आप को राजा मान चुका था, ठीक है. सो यहीं से शुरुआत हो गई रेवोल्यूशन की, छोटे छोटे प्रोटेस्ट की, क्रांति की. जो आपको बसाइल इवेंट याद होगा, डेमोलिशन ऑफ बसाइल 1789 में, जब बसाइल के फोर्ट को गिराया गया आम लोगों द्वारा, 7000 लोगों द्वारा, ठीक है.
वहां से शुरुआत हो गई। इसी शुरुआत के क्रम में 1789 में ही क्या हुआ, नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ। क्या हुआ, नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ। किसके लीडरशिप में, मिराबे के लीडरशिप में। किसके लीडरशिप में, मिराबे की लीडरशिप में नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ। नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ तो फिर 1791 में नेशनल असेंबली में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और राजा को फोर्स किया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को वो माने। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब वो राजा ने मान लिया तो फ्रांस जो है 1791 में क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके जो प्रीएम्बल थे, ओके, उसके जो प्रीएम्बल थे, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन, यहीं से वर्ड लिया गया है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन, मतलब कि आदमी के अधिकारों की, पुरुषों के अधिकारों की कुछ सूचियां, ओके, इन विच ओनली मेन वेर इंक्लूडेड बट वोमेन वेर नॉट, महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया था। तो ये भी कंप्लीट लिबर्टी या कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं था। जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी को इंक्लूड किया गया था, राइट टू वोट उसी को दिया गया था इस चार्टर में। जो ज्यादा टैक्स पे करता था वही रिप्रेजेंटेटिव बनता था, और जो टैक्स पे कर सकता था, प्रॉपर्टी है उसके पास, वही बनता था, उसको अधिकार मिलता था वोट का। तो ये भी दूसरी कमी हो गई इस नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन की। बाद में अब बात आगे बढ़ी, जैकब क्लबिन्स फॉर्म हुआ, जैकोबिन्स क्लब फॉर्म हुआ, एक बड़ी पॉलिटिकल, उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अबाउट 5 लाख मेंबर के साथ। सो स्टूडेंट्स, वी वर जस्ट स्टडिंग द जर्नी ऑफ नेशनलिज्म इन दैट स्टार्टेड इन फ्रांस, ओके, सिंस 1789, ओके। 1789 में नेशनलिज्म की जर्नी फ्रांस से शुरू हुई। आई हैव टोल्ड यू ऑल द डिटेल, आई हैव रिकलेक्टेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक बार सिर्फ आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद कर लें वापस से, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि जब 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया और उसको मोनार्क रूल बना दिया, तो उसने कुछ अधिकार दिए सिटीजन को, सिर्फ मेन को। वहां पे भी अधिकार इनकम्प्लीट था क्योंकि वुमेन की बात नहीं की गई थी और गरीब की बात नहीं की गई थी। वैसे लोगों की बात की गई थी जिसके पास प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो टैक्स पे कर सकते थे, वोट देने का अधिकार उन्हीं था, और जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर था उसे रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार था, ठीक है। वुमेन इससे बाहर थी। पहला चीज, बट अच्छा चीज उन्होंने क्या किया, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ पार्टी एंड लॉ सिटोयन। मीन्स लॉ पार्टी मीन्स वन फादरलैंड, whole France will be a one fatherland, everybody will have to respect it, and whole men of France will be its citizen, वो सभी सिटीजन होंगे, कोई सर मैडम या महाराजा राजा रानी करके कुछ नहीं, सब नागरिक, और पूरा जो लैंड है फ्रांस है वो सभी के लिए फादरलैंड। एक उन्होंने यूनिफाइड ट्राई कलर बनाया एकता के लिए, नेशनल एंथम बनाया ताकि लोगों के प्रति राष्ट्र भावना जगाई जा सके, लोग राष्ट्र को सम्मान दे सके। फिर यूनिफॉर्म ले, नेक्स्ट क्या था, यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए एक जैसे रूल, ओके, सबके ऊपर जुडिशरी, ठीक है, और जुडिशरी भी लॉ से हटकर कोई न्याय नहीं कर सकता या कोई आदेश नहीं दे सकता, सो यूनिफॉर्म लॉ। नेक्स्ट, उस समय फ्रांस में कम से कम 32 करेंसी चलती थी, तो उन सब करेंसीज को यूनिफाई करने के लिए एक सिंगल वेट एंड सिस्टम एंड सिंगल करेंसी सिस्टम लेकर आए। वेट एंड सिस्टम मेजर आल्सो एंड करेंसी सिस्टम, सो दैट ट्रेडर्स को दिक्कत ना हो। फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया, और इस सब नियमों करते हुए एक प्रकार से डेस्पोटिज्म को कुछ हद तक, बहुत हद तक कम किया गया, खत्म किया गया।
उसके बाद क्या हुआ, जैकोबिन क्लब्स आए, आपको मैंने पहले रिकॉल करवाया, जैकोबिन क्लब्स आए, ठीक है। जैकोबिन क्लब्स ने भी अपने हिसाब से सुधार किया, वोट देने का अधिकार सबको किया। महिलाओं का जो है वो विरोधी था, लेकिन क्योंकि काफी सारी रिवोल्यूशनिस्ट जो है, वुमेन रिवोल्यूशनिस्ट, वो उस समय उभर कर आ रही थी, तो उनको लगातार मारने लगा, अपने विरोधियों को लगातार सिर्फ फांसी देने लगा, ठीक है। तो रेन ऑफ टेरर में बदल गया जैकोबिन्स का भी शासन, रॉबेस्पियरे का, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। आफ्टर दैट नेपोलियन केम, स्टूडेंट्स नेपोलियन आए और उन्होंने अपने कुछ कोड्स लगाए, ठीक है, नेपोलियन कोड्स, ठीक है, जिससे नेशनलिज्म को बहुत मदद मिली और लोगों के लिए शुरुआती दौर में एक आशा लेकर आए थे, एक फॉरबिंगर ऑफ लिबर्टी, लोगों के लिए एक फॉरबिंगर टाइप थे, फॉररनर टाइप थे लिबर्टी के लिए। इन्होंने क्या किया, प्रिविलेजेस ऑन बर्थ जितने थे खत्म कर दिया। मतलब कि आप फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड क्लास में, आपका फर्स्ट क्लास में जन्म हुआ है तो आपको पहले से ही सारे अधिकार रहेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। डच रिपब्लिक, उसने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, शासन को किस प्रकार से चलाया जाए, शासन प्रशासन को, उसको आसान बनाने के लिए उसने पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, डच रिपब्लिक फॉर्म कर दिया, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी सभी आ गए। फ्यूडल सिस्टम को उसने जो है खत्म किया, फ्यूडल सिस्टम को उसने जो है एंड किया, प्रांतीय प्रोविंशियल सिस्टम को खत्म किया, छोटे छोटे राज्य वाले, प्रांत वाले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही अबॉलिश्ड वाज सर्फडम। सर्फडम इज अ पॉलिसी इन विच poor people worked into the fields of somebody else land, some rich land owners, okay, धनी लैंड ओनर्स के खेतों में काम करने का प्रथा खत्म किया, प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूशन किया नेपोलियन ने, ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन किया तो सबके पास खेत आए, सब अपना अपना काम करने को फ्री हुए। इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाया उसने, नेपोलियन ने, और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, औद्योगिकरण किया, उद्योग लगाए नए नए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा बनाए ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री को दिक्कत ना हो और इकोनॉमिक स्टेटस फ्रांस का सुधर सके। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, सभी को ट्रेड करने की आजादी दी। कैसे दी? टैक्स जो सिस्टम था, जो टैक्स सिस्टम था, अलग अलग प्रकार के, लुई 16 के समय में कितने प्रकार के टैक्स थे, चर्च टैक्स अलग था, राजा का टैक्स अलग था, फिर बिजनेस टैक्स अलग था, ट्रेड टैक्स अलग था, ये सारे टैक्स को खत्म करके एक सिंगल टैक्स उसने बनाया, ठीक है, इसलिए लोगों को ट्रेड करने की आजादी मिली। नेक्स्ट वाज दैट कि बाद में लेटर नेपोलियन अल्सो, जब नेपोलियन ने सब कुछ अच्छे से किया तो उसके अंदर एक चाहत आ गई कि वो भी बाकी देशों के यूरोप के बाकी देशों को जीत के एक ऐसा ही अपने अंदर मिलाकर और सब जगह अपने ही कानून चलाए, अपना शासन चलाए, मतलब एक तरीके से उसमें राज्य विस्तार की चाहत आ गई, ठीक है, अपने स्टेट को एक्सटेंड करने लगा वो। इस एक्सटेंड करने के कारण कई सारे युद्ध लड़ने लगा, लड़ाई लड़ने लगा, उसके लिए खर्चा चाहिए, तो उसने वापस क्या किया, टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरा उसने सबसे बड़ा काम क्या किया जो लोगों को पसंद नहीं आया, उसने ये जरूरी कर दिया कि लोग उसके आर्मी में जरूर इनरोल होंगे अपनी आर्मी की संख्या बढ़ाने के लिए। मतलब आप आओ मेरी आर्मी में आओ और मैं बिना विचारे कोई भी युद्ध करूंगा, उसमें आओ, कटो, मरो और खत्म हो जाओ, ठीक है, ये कर दिया उसने। उसके बाद उसने भी सेंसरशिप ला दिया। सेंसरशिप आजादी का सबसे बड़ा हनन करने वाला यंत्र, बिगेस्ट टूल टू स्नैच वंस फ्रीडम, दूसरे की आजादी को छीनने का सबसे बड़ा यंत्र है ये, बिगेस्ट टूल है। क्या कि आप बोल नहीं सकते, यदि आप राजा के खिलाफ बोलेंगे तो आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, कैद कर लिया जाएगा, आप लिख नहीं सकते, ठीक है, मतलब अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते, मैगजीन नहीं छाप सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, प्रोटेस्ट करेंगे उसमें राजा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इस प्रकार की सेंसरशिप उसने लगा दी।
तो अगेन फ्रांस जो है वो एक बार फिर नेशनलिज्म के लिए और उसको लड़ने की आवश्यकता थी। अंडरस्टूड? आई होप आप लोग आसानी से ये जो सारे पॉइंट बाय पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग विद यू, यू कैन मेक द नोट्स ऑफ इट। वीडियो को आप पॉज करके या दोबारा देख के इजीली आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो अब नेशनलिज्म कैसे आया? नेपोलियन ने एक अच्छा काम किया था, सर्फडम हटाया था, ठीक है। सर्फडम जब हटाया तो राइजिंग मिडिल क्लास फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा। सडन राइज हुआ यूरोप में, उस समय फ्रांस में मिडिल क्लास की जनसंख्या में वृद्धि हुआ। मिडिल क्लास वे लोग जो बिजनेसमैन थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, प्रोफेसर थे, फिलोसोफर थे, ट्रेड पीपल थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। ये सारे लोग बढ़ते गए, एजुकेशन लेते गए, तो इन सारे लोगों के बढ़ने के कारण नई क्रांति आई, ठीक है, जिसमें इन्होंने अरिस्टोक्रेट्स की पॉलिसी को डिनाई करना शुरू किया, ठीक है। अरिस्टोक्रेट की पॉलिसी को, एक व्यक्ति द्वारा शासन को डिनाई करना शुरू किया। नए नए फिलोसफर्स हुए, ठीक है, और उन्होंने अपनी अपनी राय सारी देनी शुरू की और इन्होंने अरिस्टोक्रेट्स की पॉलिसी को स्टूडेंट्स डिनाई करना शुरू किया। ओके, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म प्लेड अ बिग रोल इनटू द नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। यूरोप के नेशनलिज्म में राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जो मिडिल क्लास के लोग थे, स्टूडेंट्स, उसमें जो चीफ आपके फिलोसफर्स थे, जैसे चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, फ्रांसिस एरोनेट वोल्टायर, जीन जैकेस, ओके, जॉन लॉक, इन लोगों ने मास मीटिंग की और उन मीटिंग में पब्लिक को एड्रेस किया कि एक ह्यूमैनिटी को क्या होना चाहिए, एक राष्ट्र को कैसा होना चाहिए, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये एक डिमांड आई नेशनलिज्म की और एक बहुत बड़ा अहम रोल इस राइज इन मिडिल लेवल ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बुक डील करता है स्टूडेंट्स, दैट इज लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल वर्ड जो मतलब लिबरल जो है वो लैटिन वर्ड लिबर से निकल के आया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है फ्री करना, जिसका मीनिंग होता है फ्री करना, ठीक है। तो लिबरलिज्म मतलब सब अपने अधिकारों के लिए, अपने हिसाब से जीने के लिए फ्री रहें, ठीक है। सो ये जो काम हुआ फ्रांस में बहुत ही लिमिटेड, लिबरलिज्म जो टाइप आया वर्ड वो बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए, या फिर बहुत बाद में जब 1946 में वोमेन को राइट टू वोट का अधिकार मिला। बिकॉज नेशनल असेंबली ने वोमेन की बात नहीं की, जैकोबिन क्लब ने वोमेन की बात नहीं की, सिर्फ नेपोलियन ने थोड़ी देर के लिए वोमेन की बात की, उनको एजुकेशन दिलाया, ठीक है, बट उनको अपने राइट टू वोट के लिए 1946 तक स्ट्रगल करना पड़ा। तो कंप्लीट लिबरलिज्म नहीं था ये। नेक्स्ट, लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक, इसके अंदर जो है ये सबसे बड़ा अहम स्टेप रहा नेपोलियन का, जैसा हमको मैंने पीछे ऑलरेडी बढ़ा दिया कि उसने क्या किया, टैक्स को यूनिफाई किया, यूनिफाई ऑफ टैक्सेस, ओके, यूनिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, यूनिफिकेशन कर दिया टैक्स का, यूनिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। पूरे फ्रांस में अलग प्रकार के टैक्सेस थे और ऊपर से उससे भी बड़ी दिक्कत थी कि 30 से ज्यादा करेंसी थी उनकी, 30+ करेंसी थी अलग अलग रीजन में। अब किसी को ट्रेड करना है, एनीबडी हैज टू ट्रेड, तो इस रीजन से जाएगा उस रीजन में जाएगा, तो उस रीजन के करेंसी में उसे टैक्स देना है। फिर सपोज ये आपका फ्रांस है, दिस इज फ्रांस, आप ट्रेड लेके अपना माल लेकर यहां तक आए, यहां पे आपने अपने कमाई का कुछ हिस्सा
टैक्स में दे दिया, यहाँ आए दूसरी करेंसी में अपने कमाई का कुछ हिस्सा दे दिया, यहाँ आए तीसरी करेंसी में अपने कमाई का कुछ हिस्सा दे दिया। इस प्रकार से पूरा जो नेटवर्क था उस नेटवर्क पे आपको देते देते, सपोज दैट एक आपके बुक में देयर इज एग्जांपल गिवन इन 1833, बात है कौन से ईयर की, 1833 की बात है। सपोज दैट इन 1833 एक ट्रेडमैन को हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग से पास होना हो, हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, ओके। एक ट्रेड पर्सन को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाना है। उसमें वो 11 कस्टम बैरियर जो अलग अलग प्रांतीय जगह पर लगाया जाता है, बॉर्डर पे लगाया जाता है, 11 कस्टम बैरियर, मतलब 11 बार कस्टम अधिकारी उसको रोकते थे कि लाओ भैया मुझे टैक्स दो। 5% की ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी थी, 5% की टैक्स ड्यूटी थी, मतलब 11 बार पास किया तो आपने 55% अपने कमाई का, ठीक है, 55% तो आपने अपने कमाई का, मतलब अपने इंडस्ट्री का आपने टैक्स के रूप में पे कर दिया। बाकी बचे हुए में आप अपना खर्चा चलाएं, अपना सेविंग करें, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएं, वर्कर को पेमेंट दें, दिस ऑल। तो बहुत बड़ी दिक्कत थी जिसमें नेपोलियन ने बहुत मदद किया, उसने सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगाया और यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम किया, वो बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी, ठीक है। इसके साथ में करेंसी का और वेट एंड स्टैंडर्ड का मेजर भी अलग अलग था। करेंसी का एक इक्विवेलेंसी अलग अलग था, कहीं पे करेंसी का डिमांड कम, कहीं पे करेंसी का डिमांड ज्यादा। वेट का सिस्टम, सपोज दैट एक जगह यदि कोई कपड़ा 1 मीटर का है, दूसरी जगह उतना ही कपड़ा 1.5 मीटर माना जाएगा और आपको 1.5 मीटर कपड़ों पे टैक्स देना पड़ेगा। सो दिस वाज वेरी बैड थिंग इन दैट वे, ओके, जिसको सुधारा गया 1834। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन 1834 में कस्टम यूनियन और ज़ोल्वेरियन, 1834 कस्टम यूनियन और ज़ोल्वेरियन बना, एक कस्टम यूनियन बना 1834 में, जिसको प्रूशिया और जर्मन ने शुरू किया। किसने शुरू किया? प्रूशिया एंड जर्मन। इस यूनियन ने सजेस्ट किया कि ये अलग अलग करेंसी, अलग अलग स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर सिस्टम को खत्म किया जाए, ओके, और एक यूनिफिकेशन लाया जाए, जिससे ट्रेड्स को बहुत मदद मिली। फिर रेलवे नेटवर्क बिछाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने नेपोलियन में बता ही दिया गया है। तो नेशनलिज्म को इकोनॉमिक तौर पे यहाँ पे मदद मिली, लिबरलिज्म तौर पे थोड़ी सी मदद कम मिली क्योंकि वुमेन्स की बात बहुत कम किया गया फ्रांस में, ठीक है, उनको अपना अधिकार 1946 में मिला। मोनार्क कंप्लीटली खत्म हो चुका था, मींस एक स्टेप बढ़ चुके थे नेशनलिज्म की तरह, लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। स्टूडेंट्स, आई थिंक द वीडियो इज गोइंग लॉन्ग इनफ टुडे और डिटेल में मुझे आपको ये सारा पूरा चैप्टर पढ़ाना है, सो आई वांट स्किप अ सिंगल पार्ट स्किप नहीं करूंगा, इसलिए डे 1 के लिए आज सेशन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके। नेक्स्ट इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट डे 2 सेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसको देखना मत भूलिएगा यदि चैप्टर को अच्छे से समझना है, पॉइंट्स रिमेंबर करना है। उसके बाद सेशंस खत्म होगा, 3-4 सेशन में इस चैप्टर को खत्म करते हैं आराम से, जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर मैं एक समरी सेशन लेकर आऊंगा जिसमें चीफ इवेंट्स को डिस्कस कर लेंगे, डेट्स को डिस्कस कर लेंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया ये टॉपिक नेशनलिज्म इन यूरोप का स्टार्ट जर्नी हम शुरू कर रहे थे। जर्नी में हमने फ्रांस में क्या क्या हुआ वो सब पढ़ा, ठीक है, और किस प्रकार से नेशनलिज्म इकोनॉमिक्स को अटैच किया, किस प्रकार से नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को अटैच किया, ये सब हमने पढ़ा। और आई होप यू आर एबल टू मेक योर ओन नोट्स। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वहां से आप लोग फाइंड कर ले, भूले मत उसे निकालना क्वेश्चंस को, उसका आंसर्स आप लोग लिख लेंगे इन योर होम असाइनमेंट। एंड
बी अपडेटेड विद मी, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज स्टूडेंट्स, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की एडिटोरियल वीडियोस मिलती रहे, आप घर बैठे अपना स्टडी प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट, सी यू।